बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने न्यूरल नेटवर्क का इंट्रोडक्शन और फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कवर किया था और न्यूरल नेटवर्क के कुछ एप्लीकेशंस बताए थे। लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, रिसर्चर्स जो हैं वो इस तरह के काम कर रहे हैं और इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। आप मशीन के अंदर जो है न्यूरल नेटवर्क के जरिए इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट कर सकते हैं जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये सब कुछ सारे एग्जांपल्स हमने दिए हैं। अब है, देखिए, किसी भी न्यूरल नेटवर्क में दो चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक आपका है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन। ठीक है, ठीक है, और दूसरा, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है। जी सर। सॉरी, मैं कर रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो एक है फॉरवर्ड प्रोपेगेशन और दूसरा है बैकवर्ड प्रोपेगेशन। फॉरवर्ड प्रोपेगेशन को तो हमने डिटेल के साथ किया था और इसको हमने कनेक्ट भी किया था लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ, और आज के लेक्चर में भी हम इसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। फिर ये जो नेटवर्क आपको नजर आ रहा है, इसी सारे नेटवर्क को हम लेबल करते हैं और हर नोड की इक्वेशंस बनाते हैं। ठीक है, और फिर जो है इसको अगले एक दफ़ा जब इसका फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कंप्लीट हो जाए तो फिर बैकवर्ड प्रोपेगेशन की तरफ आएंगे। और बैकवर्ड प्रोपेगेशन बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह आपका वीडियो इंडस्ट्रियल एल्गोरिथम होता है। ठीक है, तो लेकिन वहां पे आपके पास एक नोड होता है, एक हाइपोथेसिस होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास नोड ज्यादा होते हैं, मल्टी लेयर्स होते हैं, हर लेयर्स में नोड्स होते हैं। यहाँ पे तो मैं आपको बहुत सिंपल नेटवर्क हम मैं दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन इससे ज्यादा कम्प्लेक्स नेटवर्क्स जो हैं वो हो सकते हैं और होते भी हैं। और हम काम, जितना भी काम हम लोग करते हैं उसके लिए हम एक कम्प्लेक्स नेटवर्क को जो है फॉलो करते हैं या बनाते हैं या डिजाइन करते हैं। अब आप कहेंगे कि व्हाट डज इट मीन बाय कम्प्लेक्स नेटवर्क। कॉम्प्लेक्स नेटवर्क से यहाँ से मेरा मतलब नहीं है कि इसमें मल्टी लेयर्स होते हैं और हर लेयर्स में ज्यादा परसेप्ट्रॉन होते हैं या ज्यादा नोड्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने कॉम्प्लेक्स का वर्ड यूज किया। अच्छा, इस तरह करते हैं कि पहले आपको थोड़ा बहुत नोटेशंस के बारे में बता देता हूँ। देखिए, ये नोटेशंस जो है, यहाँ पे हम जो नोटेशन यूज कर रहे हैं, तो ये नोटेशंस जो है, ये नोटेशंस जो है मे भी आप किसी और स्लाइड्स को आप फॉलो करते हैं तो उस तरह की नोटेशंस वहां पे नहीं है। मतलब ये किसी और तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब मीनिंग वही होगा, मीनिंग सबका एक ही होगा, लेकिन उसका जो नोटेशनल और सिंबॉलिक जो सिंबल्स के जरिए वो अपने मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मे भी वो डिफरेंट हो सकते हैं। जिस तरह मैं आपको कुछ स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, शायद यहाँ पे है, या जिस तरह आप देख रहे हैं ना, ये भी आपके सामने एक नेटवर्क नजर आ रहा है और यहाँ पे देखिए ये वेट्स हैं और ये आपके पास फंक्शन है, मतलब है कि एक एक्टिवेशन फंक्शन है।
ठीक है, वो इस तरह तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बल्कि इसका मीनिंग और हम जो यहाँ पे कर रहे हैं अभी करेंगे, या जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था, बिल्कुल सेम मीनिंग है, सिर्फ नोटेशंस का डिफरेंस है। ठीक है, वहां पे नोटेशन डिफरेंट है, यहाँ पे नोटेशन जो है वो डिफरेंट है, बाकी मीनिंग जो है उसका भी वही है जो हमारा है। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि इसको हम, इसी नोड को हम एक्टिवेशन फंक्शन से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कहते हैं कि दिस इज ए, क्योंकि ये सेकंड लेयर है, दिस इज फर्स्ट लेयर, ये सेकंड लेयर है, तो यहाँ हम लिखते हैं सेकंड, और चूंकि ये फर्स्ट नोड है तो यहाँ पे हम लिखते हैं वन। ठीक है, इसी तरह ये आपका सेकंड लेयर है और नोड नंबर सेकंड है। इस तरह ये थर्ड, सॉरी, सेकंड लेयर है और नोड आपके पास है थर्ड। ठीक है, ये आप देख लें, ये आपके पास थर्ड लेयर है और नोड नंबर एक है। इस तरह ये थर्ड लेयर है और नोड नंबर सेकंड। ये आपके पास फोर लेयर है और इसमें एक ही नोड है, इसलिए यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हर हर एक्टिवेशन फंक्शन को एक बाइस आता है, टर्म आता है, जिस तरह हमने उसमें रिप्रेजेंट किया था लॉजिस्टिक रिलेशन में और लीनियर रिलेशन में, इसको हम कहते हैं एक्स जीरो। ठीक है, ये यहाँ इस यहाँ भी आएगा और इसको भी आएगा। ठीक है, इस तरह यहाँ आपके पास होगा 820, और यहाँ भी आपके पास होगा 830। तो यहाँ पे आएगा। अब मैं आपके लिए इसी एक नोड का मतलब कि पहले ये समझा देता हूँ कि इसका फंक्शन या इसका जो है ये इक्वेशन फंक्शन किस चीज़ का इक्विवेलेंट होगा, या ये जब एक्टिवेट होगा तो एक्चुअली क्या होता है, क्या कंप्यूट होता है। ठीक है, तो हम ये करते हैं। अच्छा, ये थीटा यहाँ पे आपके पास वेट्स हैं, तो दिस इज वन। देखिए, इसको मैंने कहा था कि बार बार हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका है, क्योंकि वन है। ठीक है, फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट और सेकंड है, तो ये वन, और ये वन से, ये वन को आ रहा है कहाँ से, वन। ठीक है, और इसी तरह ये आपके पास है थीटा वन, और ये वन से आ रहा है टू से, और इस तरह ये आपके पास है थीटा वन, और ये आपके पास हो गया वन थ्री। ठीक है, ये आपके पास है वन, लेकिन वन को आ रहा है कहाँ से, जीरो से। ठीक है, तो ये एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास बराबर है टू वन इक्वल टू जी ऑफ जेड। ठीक है, जी ऑफ जेड टू वन। ठीक है, अब ये जेड टू वन किसके बराबर है, ये जी आपको पता है कि ये आपके पास बराबर है वन प्लस ई माइनस जेड टू वन। यस, ठीक है, और ये z आपके पास बराबर है बिल्कुल उसी तरह जो z बराबर था लॉजिस्टिक रिलेशन में। ठीक है, तो ये आपके पास बराबर है वन और थीटा वन जीरो एक्स जीरो प्लस थीटा वन 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 और एक्स वन प्लस थीटा वन वन टू
x2 प्लस थीटा 1 और 1 3 और x3। ठीक है, तो ये आपका है पूरा इक्वेशन। अगर आपको याद है तो ग्रेडियंट डिसेंट में भी हमारे पास इसी तरह होता था, लेकिन इसकी जगह सिर्फ हम लिखते थे एच ऑफ थीटा एक्स, ये लिखते थे एच ऑफ थीटा एक्स हाइपोथेसिस। मैंने आपको उसी वक्त भी कहा था कि ये हाइपोथेसिस एक्चुअली आपके पास एक एक्टिवेशन फंक्शन है, और यहाँ पे हम इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नोड्स है, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और नोड्स को और लेयर को हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट से आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ में। सही है, तो अब आपको इस तरह हर नोड के लिए आपको लिखना चाहिए। मैं इसी इसी अगले स्लाइड पे सबके लिए लिख रहा हूं, इसके लिए भी दोबारा लिख देता हूं 2 1 इक्वल टू, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं जी ऑफ, ये आपके पास है थीटा 1 0, ये 1 है, x0 प्लस थीटा 1 1 1 x1 प्लस थीटा 1 1 2 x2 प्लस थीटा 1 1 3 x3। और ये आपके पास बराबर है, ये जो इक्वेशन है पूरा इक्वेशन ये आपके पास बराबर है z21 का। ये और g आपके पास बराबर है, ये फंक्शन आपके पास है 1 प्लस ई माइनस z21। इस तरह सेम उसको कलर डिफरेंट कलर से कर लेते हैं। ये आपका हो गया 2 2 सेकंड नोड के लिए, ठीक है ना। अब आपने इसी नोड के लिए करना है, इसी नोड के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 और ये आपका हो गया 2 0 x0। क्योंकि यहाँ पे आप देख लें, अब इसी नोड को जो थीटा आ रहा है, या यहाँ पे जो थीटा है, ये थीटा, ये देखिए 1 किस नोड को जा रहा है, 2 को। कहाँ से आ रहा है, 1 से। अब ये देखिए ये थीटा किस नोड को जा रहा है, 2 से। कहाँ से जा रहा है, 0 से। ठीक है, तो इस तरह अब देखिए प्लस थीटा 2 1 1 x1 प्लस थीटा 2 2 x2 थीटा 2 3 x3। अब ये देखें थर्ड नोड के लिए कर रहे हैं, थ्री 0 x0 प्लस 3 1 x1 थीटा 3 2 x2 और इस तरह 3 3 x3। ठीक है, इस तरह ये आपके पास बराबर है z21 था ही, तो ये z22 है और ये z23 है। इतनी की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास हो गई ये एक्टिवेशन फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट लेयर का जो एक्टिवेशन फंक्शन है आपके पास इसके बराबर होगा। इस सब को अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A2 सेकंड लेयर, ठीक है, इक्वल टू, ठीक है, जी ऑफ, ठीक है, थीटा, ये इसमें से ये हटा दे, सिर्फ 1 के थीटा 1 ट्रांसपोज एक्स। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि जी ऑफ z2। ठीक है, अब थीटा में ये सारे जो आपके पास है ये सारे पड़े हैं। ठीक है ना, इसका आप मैट्रिक्स भी, पूरा मैट्रिक्स भी बना सकते हैं, बिल्कुल सीधा
कि थीटा 1 0 थीटा 1 1 थीटा 1 1 2 थीटा ठीक है 2 0 2 1 2 2 2 3 3 0 3 1 3 4 ठीक है। और x में आपके पास x0 x1 x2 और x, तो आप इसको इसी फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब इसकी तरफ आ जाए, ये नो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे आपके पास एक थीटा, ठीक है, सेकंड है लेयर 2 और लेयर 3 के दरमियान, और ये आपके पास 1 से जाता है, कहाँ से, 1 को आता है कहाँ से, 0 से। और ये आप देख सर लें। जी सर जी, ये A1 को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे? इसको तो कोई इनपुट नहीं आ रही ना, ऊपर जो 22 टर्म टर्म है हमारे साथ ये A1 22 टर्म को तो हम कभी भी कैलकुलेट नहीं करते। सर। तो यहाँ बाईस आप लिख रहे बाईस हैं ना A02, 22 तो हमेशा आपके पास 1 होता है ना। ये हर लेयर में 1 होगा सर? हाँ, ये हर लेयर में 1 होता है, ये तो अच्छा हमेशा सर। आपके पास 1 के बराबर होता है। हाँ, सर ये अलबत्ता ये 22 टर्म जब आप ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं ना, तो ग्रेडियंट फिर अप्लाई हो जाता है, थीटा 0 पे अप्लाई हो जाता है। वो आपको याद है कि हम थीटा 0 को भी अपडेट करते थे, याद है ना अच्छा आपको? थीटा जी 0 बिल्कुल। इक्वल टू थीटा 0 माइनस अल्फा बाय एम। और ये जो हमारे पास ग्रेडियंट था, हम कास्ट फंक्शन पे अप्लाई करते थे उसी ग्रेडियंट में। आपको कास्ट फंक्शन आपको याद है? बिल्कुल इसी तरह वो काम जो हम वहां पे करते थे, वो एक सिंगल लेयर होता था, सिंगल नोड होता था। यहाँ पे वो काम हम उसी तरह करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके पास नोड ज्यादा है। ठीक है, ठीक है कितने सर। नोड देखिए, 3 नोड्स, आप 3 एक्टिवेशन फंक्शन आपके पास, एक लेयर सेकंड में, 2 लेयर 3 में है, और एक आपके पास लेयर 4 में है। अब एक ठीक है दफा जब आप इसका फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपके पास, लेट्स सपोज आप कहते हैं कि दिस ट्यूमर इज मैलिग्नेंट और बिनाइन, यानी 0 और 1। ठीक है, फिर वहां यस पे अगर ये आपके पास 0 है और वो 1 आ रहा है, तो इस एरर को आप कैलकुलेट करके बैकली प्रोपेगेट करते हैं हर एच के साथ। हर एच पे आपके पास वही ग्रेडियंट डेसिडेंट जो है वो अप्लाई हो जाता है। लेकिन यहाँ ठीक है पे आप देख लें, यहाँ पे आपके पास नोड्स और एजेस आपके पास मल्टीपल है, वहां पे सिंपल एक एज है बस। ठीक है, ठीक है सर। वहां पे सर सिंपल जब बिल्कुल हम इस तरह का, वहां पे ठीक है सर। वहां पे अगर आप देख लें, तो वहां पे बिल्कुल सिंपल इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, x0 x1 x2 अप टू xn। और ये आपके पास वही h ऑफ थीटा x, हर नोड से आपके पास ये, यस ठीक है। और ये आपके पास वही सिग्माइड फंक्शन यहाँ पे होता है, यहाँ पे बिल्कुल आपके पास वही सिग्माइड फंक्शन होता ठीक है सर। सर जब हम है। बैक अब प्रोपिगेशन कैलकुलेट करेंगे तो A1 का किस तरह हम फिर बैक प्रोपिगेशन जो देखिए, जनरेट होते हैं? ए वन का वेट होता है ना, आप तो वेट इसी वेट पे अप्लाई करें, ये आपके पास आउटपुट आएगा। यस सर। ठीक है, ये आपके पास आउटपुट है, तो उसी आउटपुट का आप ग्रेडियंट लेते हैं, और इस थीटा से आप उसी के मुताबिक आप प्लस करते या माइनस करते हैं, जिस तरह आप ठीक यहाँ पे करते थे। यहाँ पे आप क्या करते हैं, ठीक इसी है सर। सूरत, ये आपके पास जो होता था एच ऑफ थीटा एक्स, ठीक है, माइनस वाई, यस सर। इस तरह था ना, यस सर बिल्कुल। स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू एन। ये ये आप स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू एन, ये आपके 1 2 3 अप टू एम, आपके यस पास सर। एम है। ठीक है, ठीक है तो इस पे आप ग्रेडियंट अप्लाई करते थे, और उसी ग्रेडियंट को आप फिर आप इस तरह के थीटा 0 इक्वल टू थीटा 0 माइनस अल्फा बाय एम, और इसका जो कास्ट फंक्शन, इसका ग्रेडियंट,
विद रिस्पेक्ट टू थीटा 0। यस सर। जी आप थीटा में यहाँ पे लिख दें बराबर है आपके पास इसका, तो वही काम फिर आप यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है सर। ठीक है, ये भी आपके पास उसी तरह का वो एक एक्टिवेशन फंक्शन है। ठीक है, ये आप अपने कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करें। लेकिन यहाँ पे आपके पास चूंकि नोटेशंस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए Yes. इट लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इट फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, द सेम प्रोसीजर which you already applied in logistic regression for gradient descent, ठीक है, या न्यूटन रॉब्सन मेथड, उसमें भी Yes. आप ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। आप ग्रेडियंट डेसेंट को लेते हैं, आप न्यूटन रॉब्सन मेथड को लेते हैं, व्हाटएवर आप जो बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन आप ले सकते हैं। यहाँ पे भी आप एक्टिवेशन फंक्शन को चेंज कर सकते हैं, जिस तरह आप जी हैं जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, यू कैन टेक सॉफ्टमैक्स, यू कैन टेक रेलू, और इस तरह रेलू की बहुत सारी वेरिएशंस है, वो सब आप यहाँ पे भी ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इम्प्लाई यहाँ पे भी ग्रेडियंट होगा। और तो ठीक है। पाई टार्च में इसको तो आसान किया हुआ है। पाई टार्च एक बिल्कुल इस तरह का ग्राफ बन जाता है, इस तरह का ग्राफ बन जाता है, और यहाँ पे हर एक का, हर पैरामीटर का, इस पैरामीटर का, इस पैरामीटर का, इसका एक ये वेरिएबल जो है सेव होता है। और ऑटो ग्रेड जो है ना, बेसिकली जब आप प्रोपेगेट करते हैं तो हर पैरामीटर का ग्रेडियंट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, हर पैरामीटर, ये जो पैरामीटर्स हैं, इसका ग्रेडियंट जो है वो कैलकुलेट हो जाता है हर एक बिल्कुल ग्राफ की तरह। और फिर जब आप अपडेट करते हैं या नेक्स्ट करते हैं, तो ये सारे वेट्स बिल्कुल उसी तरह अपडेट हो जाते हैं जिस तरह आप ग्रेडियंट डेसिमल में लेते हैं। Yes. ठीक है, बाकी देखें, आप कॉन्सेप्ट्स को समझे। ठीक है, कोडिंग को भी आपको समझना चाहिए। अब ये सारी चीजें बिल्डन होती है आपके लिए, पाईटार्च में ये सारी चीजें बिल्डन है, लेकिन आपको समझना चाहिए, मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब मैं ऑटो ग्रेड अप्लाई करता हूँ या बैकवर्ड कर देता हूँ, तो व्हाट डिड हैपन या व्हाट डज हैपन टू दिस पैरामीटर। ठीक है ना, आपको एक्चुअली ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और वाई का तो आपको ऑलरेडी पता है कि हम ग्रेडियंट क्यों ले रहे हैं। ग्रेडियंट हम इसलिए लेते हैं ताकि हम चेंज को कैलकुलेट करें, और चेंज को हम उसी वेट के साथ या प्लस करें या माइनस करें, ताकि हम ऑप्टिमल पोजीशन की तरफ चले जाएं। वो ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेस में डिटेल के साथ इस कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। सर अगर हम न्यूरॉन्स को बढ़ाते हैं तो उससे भी कम्प्लेक्सिटी हमारे साथ बन जाती है, अगर हम लेयर्स बढ़ाते हैं तो उससे भी, तो न्यूरॉन के बढ़ने से और लेयर के बढ़ने से जो कम्प्लेक्सिटी, इस दोनों में फ़र्क क्या है कि हम फिर क्यों लेयर्स बढ़ाते हैं अगर न्यूरॉन से कम्प्लेक्सिटी बढ़ती? देखिए ये नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन पर लेयर और नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है, ये दोनों डिपेंड करते हैं आपके प्रॉब्लम पे। ठीक है, कि आपके प्रॉब्लम का नेचर क्या है, और ये तो या आप अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे करते हैं। ठीक है, जाहिर बात है आपका जो एक्सपीरियंस है वो हिट एंड ट्रायल बेस पे बना हुआ होता है। आपको पता होता है कि यहाँ इसी प्रॉब्लम में अगर मैं नंबर ऑफ लेयर्स को बढ़ाता हूँ और इसमें इतने परसेप्ट्रॉन पर लेयर रखता हूँ, और बस लेयर्स को मैं आहिस्ता आहिस्ता कम कर देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक्यूरेसी या मेरा प्रॉब्लम जो है वो सही के तरीके से मॉड्यूलेट होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि नहीं, मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर्स कम रखने चाहिए और पर लेयर मुझे नंबर ऑफ परसेप्ट्रॉन जो है वो ज्यादा रखनी चाहिए। In both cases, it completely depends on the nature of your problem and your experience, क्योंकि ये आपको एक्सपीरियंस बताता है कि आपने यहाँ पे लेयर्स कितने रखने हैं और आपने यहाँ पे हर लेयर पे कितने आपने परसेप्ट्रॉन रखने हैं। अब जब आप डीप लर्निंग की तरफ चले जाते हैं तो फिर आप क्या करते हैं, आप नंबर ऑफ कर्नल्स रखते हैं। ठीक है, आपका नंबर ऑफ इनपुट्स जो है और फिर नंबर ऑफ कलर्स, लेट्स सपोज आपके पास RGB इमेज है, थ्री चैनल्स है, और 3 चैनल पे आप लेट्स सपोज 8 कर्नल अप्लाई कर रहे हैं, और ठीक है ना, 8 कर्नल तो कितने हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम के नेचर पे, और एक आप
आपका एक्सपीरियंस आपको ये बता देता है। अगर आप बिल्कुल न्यू कमर है तो जाहिर की बात है आपको हेड एंड ट्रायल के स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। या तो आप किसी रिसर्चर को फॉलो करके उसी के एक्सपीरियंस को एज अ बैक पे रख कर आप आगे जाएंगे, या अगर आप बिल्कुल कहते हैं नहीं आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम द स्क्रैच, आई वांट टू सी व्हाट हैपन, ठीक है, तो फिर आपको चाहिए कि फिर आप हेड एंड ट्रायल पे चला जाए, जो आपका बहुत टाइम लगेगा। ये रिसर्च जो हम लिटरेचर हम पढ़ते हैं, हम इसलिए पढ़ते हैं, उसमें हम देख लेते कि इस बंदे ने नेटवर्क का साइज क्या रखा है, हर कितने लेयर्स रखे हैं, हर लेयर में कितने परसेंट्रान रखे हैं, इसने कौन सा ऑप्टिमाइजेशन फंक्शन यूज किया है, ठीक है, और इसका इनपुट इमेज क्या है, और इस तरह नंबर ऑफ कर्नल्स क्या है, कन्वोल्यूशनल लेयर्स कितने हैं, पूलिंग की क्या है, स्ट्राइड कितना यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप डीप लर्निंग में पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाता है। सही है। ठीक है सर। तो ये आपका हो गया थीटा 2, और चूंकि 1 को आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, 1 से आ रहा है, ठीक है। और इस तरह ये थीटा 2 कहाँ 1 को जा रहा है, कहाँ से, 2 से, और इस तरह ये थीटा 2 1/123, ठीक है। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं थोड़ी सी बड़ा A3, ठीक है। हम देखिए यहाँ पे अगर आप देख लें ये A31, ये कैलकुलेट करना है। A31 इक्वल टू जी ऑफ, देखिए ये वेट है आपके पास थीटा 2, और ये 10 कहाँ से आ रहा है, 20 से, इस तरह थीटा 112 कहाँ से आ रहा है, 21 से आ रहा है, बस थीटा 122 कहाँ से आ रहा है, 22 से, और इस तरह थीटा 132 और कहाँ से आ रहा है, 23 से, और ये आपके पास बराबर है Z3 1। इस तरह ये आपका 2 हो गया। जी आपको ऑलरेडी पता है कि ये सिग्माइड फंक्शन का इक्विवेलेंट है। ये आपका 220 और 2 कहाँ से आ रहा है, ये 221 कहाँ से आ रहा है, और ठीक है। तो ये आपका हो गया ये। इसको आप अगर इस तरह, जिस तरह हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई किया, तो यू कैन सिंप्लीफाई A3 इक्वल टू जी ऑफ थीटा 2 ट्रांसपोज A2। आप इसको इस तरह सिंपली आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप आपका जो आखिरी नोड है, इसी नोड को आप जो है इस तरह लिख सकते हैं A4 इक्वल टू जी ऑफ, ठीक है, ये आपके पास देखें थीटा, इसको 30 लिख सकते हैं, थीटा 31 थीटा 32, यहाँ पे है नहीं और नोट, तो आप इस तरह लिख सकते हैं थीटा 30 पे 0 से। अगर आप पैरेंथेसिस में बंद करते तो बंद करें, नहीं बंद करते आपकी, ये आप ये नोटेशन है, ये आपकी मर्जी है कि आप इसको किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको आप डब्ल्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जिस कर सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको कहा यहाँ पे इन्होंने डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया हुआ है वेट्स को, ठीक है। देखिए इन्होंने इस लाइन पे नहीं किया, इन्होंने यहाँ पे वेट लिया। तो ये अब हर बंदे का अपना एक स्टाइल है, उसने इस तरह का मॉडल बनाया हुआ है,
ठीक है। तो लेकिन आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, आपने मीनिंग की तरफ जाने की, इसका मीनिंग और उसका मीनिंग जो है सेम है, ठीक है, सिर्फ नोटेशनल डिफरेंट है, या जो रिप्रेजेंटेशनल मॉडल है वो उन्होंने अपने जरिए, अपने मतलब जो कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग है उसके जरिए उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, और फिर उन्होंने इसको फार्मूलेट करके एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह फार्मूलेट कर रहे हैं और फिर साथ साथ इसको आप एक्सप्लेन भी कर रहे हैं कि मेरा यहाँ से मतलब यही है, मैं ये करना चाह रहा हूँ। 1 3 और ये आपका हो गया 3 1 प्लस ठीक है, ये आपका हो गया। तो देखिए ये आपके पास इसके बराबर है, ठीक है। और इसको आप सिंपली A4 को आप सिंपली जी और सिंपली इसको लिखना है तो आप लिख सकते हैं A3 ट्रांसपोज ट्रांसपोज आप A3, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। देखिए ये वही हाइपोथेसिस है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इक्वल टू A4, ठीक है। अच्छा, लेट सपोज आप यहाँ पे अभी आपके पास जो आउटपुट आ जाता है, लेट सपोज ट्यूमर है 1 0, यानी आपके पास जो y है इट इज इक्वल टू 1 0, यानी ये आपके पास ट्यूमर जो है मैलिग्नेंट है और ये आपके पास बिनाइन है, या आप कहते हैं दिस ट्रांजैक्शन इज फ्रॉडुलेंट एंड दिस ट्रांजैक्शन नॉट फ्रॉडुलेंट, या ये ईमेल जो है फेक या स्पैम ईमेल है नॉट स्पैम, डिफरेंट आप जो इस तरह कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फिर क्या करते हैं, इसी को A4 को आप माइनस करते हैं इसी y से, ठीक है। ये इसका आप ये एरर जो है ये कैलकुलेट करते हैं और इसी एरर को आप डायरेक्टली क्या करते हैं, प्रोपेगेट करते हैं। मैं अगले स्लाइड में इसकी तरफ आ जाता हूँ। ये आप समझ गए ना फॉरवर्ड प्रोपेगेशन को कंप्लीटली? यस सर। हेलो, यस सर। चलो यस सर। आप मतलब आप फॉरवर्ड प्रोपेगेशन को कंप्लीटली आप समझ लें, ठीक है। अभी आप आपने क्या करना है, आपने बैकली प्रोपेगेट करना है, और बैकली जब आप प्रोपेगेट करते हैं तो जाहिर बात है हम क्या करते हैं, ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं और ग्रेडियंट उसी चेंज को फिर अपने करस्पॉन्डिंग वेट्स के साथ जो है क्या करते हैं, सम या सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम कहेंगे कि सम करते हैं, क्योंकि अगर चेंजेस आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन में तो सही बात है वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और अगर सेम डायरेक्शन में आपने जाना है तो फिर सारी बाद में प्लस होंगे, ठीक है। अब देखिए ये प्लस और माइनस जो है ना ये उसी कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है, आपने मिनिमम पोजीशन की तरफ जाना है या ऑप्टिमम पोजीशन की तरफ जाना है, तो अगर आपने डिस्टेंस कम करके जाना है या डिस्टेंस प्लस करके जाना है, जाहिर बात है मैंने आपको कहा इस्लामिक कॉलेज सेंट्रल पोजीशन है एंड दिस इज योर ऑप्टिमल पोजीशन। अगर आप मोटरवे की तरफ से आ रहे हैं, जाहिर बात है आपने प्लस करना है, और अगर आप कारखानों की साइड से आ रहे हैं तो जाहिर बात है फिर आपने नेगेटिव करना, माइनस करना है, डिस्टेंस को कम करना है। लेट्स सपोज अगर हमारा डायरेक्शन का मोटरवे से कारखानों की तरफ, ठीक है। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जिसको आप खुद पढ़े, छोटे छोटे ये जो गेट्स हैं या जो बूलियन फंक्शंस है इनको उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, एंड गेट को, ठीक है, आर गेट को, और साथ उन्होंने वेट्स भी बताए, ये बाइस टर्म, इसको आप खुद कवर करें, ये आसान है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। और ये हैंड रिटन डिजिट क्लासिफिकेशन है, इसका कोड मिलता है, आप ये हैंड रिटन डिजिट क्लासिफिकेशन पाइटार्च में भी आपको मिलेगा, उसमें क्लास में भी आपको मिलेगा, पाइथन में भी आपको मिलेगा। चलो आप ये लिख लें हैंड रिटन डिजिट क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसका डेटा सेट भी आपको मिलेगा, कोड भी आपको मिल जाएगा, तो उसको डाउनलोड करके देख ले, रन कर ले,
ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। ठीक है, अच्छा अब आते हैं इसी लेक्चर की तरफ। देखिए कास्ट फंक्शन, ये वही बात है जो मैंने आपको कहा कि लीगल नेटवर्क का कास्ट फंक्शन, जाहिर बात है ग्रेडियंट आपने किस पे अप्लाई करना है, कास्ट फंक्शन पे आपने अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे आपके पास नोड्स ज्यादा है, तो इसलिए इसका तरीके कार तो सिंपल आपके पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन या लीनियर रिग्रेशन का उससे डिफरेंट है, बाकी वही चीज है। देखिए यहाँ पे ये देखिए कास्ट, क्योंकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम कर रहे हैं, तो ये आप देख लें, यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये इसी को आप देख लें तो ये था नंबर ऑफ इनपुट लेयर्स। ठीक है, तो इसलिए आप 1 से चलाते थे, जिस तरह मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, एच ऑफ थीटा एक्स ये नोड है और मतलब ये x1 है x2 है, इसी तरह। ठीक है, और ये आपके पास सिग्माइड फंक्शन है। ठीक है, ये सिग्माइड फंक्शन है। ठीक है, तो ये आपके वन लेयर्स क्या थे, यहाँ पे वेट्स आपके पास होते थीटा 1 थीटा 2 एंड थीटा n। सॉरी दिस इज n, नंबर ऑफ फीचर है, तो ये आपके पास n है, m नहीं है, लेकिन m आपके पास होता है नंबर ऑफ ट्रेनिंग एग्जांपल, और ये उसी n के लिए है। अच्छा यहाँ पे आप देखिए नंबर ऑफ फीचर्स, अगर ये आप रेगुलराइजेशन अप्लाई करते हैं 1 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि थीटा 0 यहाँ पे नहीं होगा, ये आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखिए हम ये साथ ऐड कर रहे हैं। ठीक है, हम ये साथ ऐड कर रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप देख लें तो ये देख लें नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, और ये आपके पास ये देख लें, ये आपके पास अगर एस जे है तो ये आपके पास एस जे प्लस 1। जाहिर ही बात है आपके पास वेट्स इस तरह होते हैं। देखिए ये नोड आ रहा है, तो इस नोड को कितने वेट्स आ रहे हैं, 3 वेट्स आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 नोड है, तो इसलिए यहाँ इस नोड को कितने वेट्स आ रहे हैं, 3। तो ये स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ये इस लेयर्स की वजह से है, और ये नंबर ऑफ नोड्स जितने एजेस जा रहे हैं उसी वजह से। बाकी आप इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है, इसको कॉम्प्लिकेट ना बनाए। ठीक है, दिस नंबर ऑफ लेयर्स एंड दिस इज नंबर ऑफ नोड्स ऑन ईच लेयर फ्रॉम, या आप कहते हैं नंबर ऑफ एजेस एंड बिटवीन लेयर एस जे एंड एस जे प्लस 1। ठीक है, ये वेव प्रोपेगेशन का एल्गोरिथम मैं आपको समझा देता हूँ। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमने कास्ट फंक्शन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है टू गेट इनटू द लोकल टू द ऑप्टिमल पोजीशन। ठीक है, और इसका आपने ग्रेडियंट लेना है। अब ये देखें, स्लाइड को आप और से समझे। देखिए ये A1 आपके पास ये इनपुट लेयर, यूजुअली इसका हम जो है, मैंने आपको कहा था हम यहाँ तक हमारा जो वेग प्रोपेगेशन है वो यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक इसी वेट्स तक हम आ जाते हैं, या इस एक्टिवेशन फंक्शन इसको हम नहीं करते, क्योंकि दीज आर इनपुट्स, इनपुट के साथ इनपुट पे हम ग्रेडियंट अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया x, ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है। ठीक है, ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है। z2 तो थीटा ट्रांसपोज a1, ये a1 है, या इसकी जगह आप x भी लिख सकते हो। a2 तो ये आपके पास z है, विच इज इक्विवेलेंट टू ये a2 थीटा 1 ट्रांसपोज, ये z a2 है ना, तो थीटा 1 अब ये यहाँ पे मिलेगा थीटा 1 ट्रांसपोज x या है, और ये जी उसने इस पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन अप्लाई किया है। दिस इज z3,
थीटा 2 ट्रांसपोज इसने नहीं लिखा, और मैंने आपको कहा था कि ट्रांसपोज is only for the purpose to make it suitable for matrix multiplication। ठीक है, तो ये देखते, ये आपका ये फर्दर प्रोपेगेशन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, सिंपल वही है, मैंने सिर्फ यहाँ भी इन्होंने ट्रांसपोज का लफ्ज नहीं लगाया, और इन्होंने यहाँ x की जगह a1 लिखा है, तो आप a1 लिखते हैं या आप x लिखिए, ये आपकी मर्जी है। बाकी आपके पास ये फॉरवर्ड प्रोपेगेशन है। Once you completed your forward propagation, then you will have to do back propagation। फिर आपको क्या करना है, बैक प्रोपेगेशन करना है। 1 मिनट यहाँ पे सही है। एक दफा आपने फॉरवर्ड प्रोपेगेशन आपने कंप्लीट किया, तो फिर आपने क्या करना है, आपने बैकवर्ड आना है, क्योंकि यहाँ पे लेट सपोज यहाँ पे आपके पास रिजल्ट आता है, देख लें यहाँ पे, लेट सपोज ये आपके पास है y इक्वल टू, दिस इज लेट सपोज एक्चुअल आउटपुट 1001। ठीक है, यानी लेट सपोज दिस इज मल्टी क्लासिफिकेशन। अगर ये 1 आता है, होता है कि 100 आता है। ठीक है, तो इसको 0 करें, दिस इज कार, लेट्स सपोज दिस इज बाइक। अगर ये 1 आता है तो मीन दिस इज बाइक, अगर ये 1 आता है तो मीन दिस इज ट्रक। ठीक है, अगर ये आपके पास आता है तो लेट्स सपोज आप कहते हैं दिस इज बस। ठीक है, मल्टी क्लासिफिकेशन हम सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट सपोज यहाँ पे एरर आ जाता है, ये आपके पास आ जाता है 0101, अगर एक्चुअल आउटपुट आपके पास है 1000, तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसी आउटपुट को A4 को आपने माइनस करना है इसी y से, और आपने क्या करना है, इसको आपने बैकली प्रोपेगेट करना है हर एक एज पे, ताकि हर एक एज पे जो वेट है वही वेट आपके पास क्या हो जाए, हर एज पे आपके पास वेट होगा ना, उसी वेट को फिर आपने क्या करना है, अपडेट करना है। तो उसके लिए हम देखें, अगले स्लाइड में जाए, ये देखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि दिस इज A4J माइनस IJ, तो आपने ये क्या कैलकुलेट किया, ये एरर आपने कैलकुलेट किया, ये जो आपके पास नजर आ रहा है। ठीक है, फिर आपने Y3 यानी इसी लेयर के लिए, और Y2 इसी लेयर के आपने, और ये देखें दिस इज थीटा ट्रांसपोज A4, ये देख लें, और दिस इज मल्टीप्लाइड बाय दिस इज ग्रेडियंट ऑफ Z3। ठीक है, कि दिस इज ग्रेडियंट, ये बराबर है आपके पास, आप ग्रेडियंट लेते हैं ऑब्जेक्ट 3, इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये आपके पास बराबर है A3 डॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस A3। इस तरह आपने यहाँ तक जो है आपने आना है। ठीक है ठीक है, और इसी वेट्स को देखें, यहाँ पे आपने क्या करना है इसी वेट्स को आपने यहाँ तक आके फिर आपने वेट्स को अपडेट करना है। कंप्लीट एल्गोरिथम यहाँ पे ये देख ले, अगर आप ये एल्गोरिथम देख ले, ठीक है, तो ये एल्गोरिथम कंप्लीटली बैक प्रोपेगेशन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, ट्रेनिंग सेट्स हैं आपके पास, सेट ग्रेडियंट्स, जो आपके पास ग्रेडियंट है फॉर ऑल पैरामीटर IJL, हर एक लेयर के लिए IJ मींस आपके पास थीटा 10, थीटा 01, इस तरह थीटा 11 उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और आप कहते हैं फॉर ऑल I इक्वल टू 1 अप टू M, आप क्या करते हैं, पहले ये A1 इक्वल टू XI, यानी जो जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि अब इसको आप X से रिप्रेजेंट करते हैं या A1 से रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, तो आपने सेट किया, आपने फॉरवर्ड प्रोपेगेशन अप्लाई किया। एक दफा जब आपने फॉरवर्ड प्रोपेगेशन कंप्लीट किया, तो उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, देखिए आप एरर्स को कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक लेयर में यूजिंग YI कंप्यूट दिस। ठीक है, L लेयर को रिप्रेजेंट करता है, सब लेयर के लिए आप क्या करें, देखिए यहाँ पे कंप्यूट फॉर L-1 अप L-2 अप टू क्या 2, इसके लिए नहीं करना क्योंकि ये आपके पास इनपुट लेयर है। ठीक है, देन यू विल हैव टू कैलकुलेट
the gradient and you will have to update the weights. ठीक है, यहाँ पे अगर आप लेट सपोज रिग्रेशन टर्म भी अप्लाई साथ कर रहे हैं, ये जो आपका पास जो रेगुलराइजेशन टर्म है, अगर आप रेगुलराइजेशन टर्म पे आपने अप्लाई करना है तो आपने जे को जो है 0 से स्टार्ट नहीं करना, क्योंकि वो रेगुलराइजेशन टर्म जो है वो जे पे अप्लाई नहीं होगा। उसको आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है, 1 से आपने स्टार्ट लेना है। अदरवाइज अगर आपके पास सिंपल है तो फिर आप ये कर लें। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट जो है बैकप्रोपेगेशन एल्गोरिथम है, सिंपल है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। सिंपल आप इसको अंडरस्टैंड करें कि अब आपने वही ग्रेडियंट डिसेंट का जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन में था या लीनियर रिग्रेशन में था, पहले आपके पास एक नोड होता था, अब आपने वो सारे नोड्स पे अप्लाई करना है। सारे नोड्स के पास जितने आपके पास जो इनपुट्स आते हैं, जो एजेस आते हैं जिसपे आपके पास वेट्स होते हैं, उन सब वेट्स पे आपने अप्लाई करना है। इस तरह मैंने आपको कहा था कि सपोज ये आपके पास x1 x2 अप टू xn है, इसको आता है। ठीक है, ये हाइपोथेसिस है। अब आपके पास इनपुट आया, आपने ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई किया और सारे वेट्स को आपने अपडेट किया। अब सिंपल डिफरेंस यही है कि यहाँ पे आपने और नोड्स ऐड किए। मैं लेट्स सपोज यहाँ इसके साथ एक और नोड ऐड कर लूं। ठीक है, तो अब देखिए इसको भी तो आपने साथ एक और नोड भी ऐड किया, इन्हें भी। अब वो काम जो आप सिंगल नोड पे करते थे, अब आपके पास मल्टीपल नोड है, इसलिए आप इन्हीं वेट्स को भी आपने अपडेट करना है। यहाँ पे जो वेट्स हैं, यहाँ पे जो वेट्स हैं, ये सारे वेट्स आपने अपडेट करने हैं। ठीक है, और अगर साथ इसके साथ और नोड भी आप ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये देखिए ये इस तरह आपके पास क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। और इसलिए वेट्स अपडेशन का जो अमल है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अगर वही सिंपल है, अगर आपने वो अंडरस्टैंड किया हुआ है तो इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका इम्पोर्टेंट बैक प्रोपेगेशन। ठीक है, यहाँ तक आपको समझना चाहिए, इससे आगे आप खुद कवर कर सकेंगे। अगर यहाँ तक आपने सही समझा, ठीक है, जितने लेक्चर्स हमने किए यहाँ तक अगर आपने सही अंडरस्टैंड किया तो आगे जाना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं आपको कंग्रेचुलेशन देता हूँ फिर कि आप आगे खुद जा सकते हैं, आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम खुद डेवलप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा, देखना होगा, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा, उसको आप सम अप कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं और इसको आप अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक जरूरी है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है आप मुझसे कर सकते हैं। शाबाश। है कोई क्वेश्चन? आप लोग सुन रहे हैं? जी सर, सुन रहे हैं सर। नो सर। हाँ, है कोई क्वेश्चन? यस सर। हेलो। सर यहाँ तक बस ये खत्म हो गया सर। हाँ, यहाँ तक देखिए, बस यहाँ तक के बाकी जो है मैं आपको इंशाल्लाह अगर कोई इंटरेस्टेड है तो हम जो पाईटार्च है, कुछ पाईटार्च का एक आपको जस्ट एक टच देना चाहते हैं, एक क्रैश कोर्स, मतलब जल्दी मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ स्लाइड्स, आपको खैर दिखा देता हूँ कि ये स्लाइड्स ये नहीं है, आपको नजर आ रहे हैं, ये स्लाइड्स हैं। इसमें ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो यहाँ तक है, इसको तो ऑलमोस्ट हमने कवर किया। ठीक है,
सिर्फ नोटेशन डिफरेंट है, बाकी वही चीज़ है, सिर्फ नोटेशन डिफरेंट है। यहाँ पे जो टेंसर्स है और लीनियर रिग्रेशन, कुछ टेंसर्स और डायमेंशंस को हमने पढ़ना है, देखना है, प्रैक्टिकली इसको कवर करना है। और फिर यहाँ पे आके हमने ये जो ये ग्राफ है, ये एसाइक्लिक ग्राफ है, ठीक है, और नेटवर्क्स है, लेकिन ये कंसेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है ऑटो ग्रेड का। ऑटो ग्रेड बस वही ग्रेडियंट का कंसेप्ट है कि किस तरह हर नोड पे या हर एक वैल्यू पे या हर पैरामीटर पे किस तरह पाइटार जो है एक पैरामीटर या एक स्पेस रिजर्व करता है ग्रेडियंट के लिए। तो ये चीज़ें जो है थोड़ा बहुत आपको टच देना है, फिर डिटेल के साथ आप लोगों ने खुद पढ़ना है, ताकि अगर आप इसमें अपना अभी से आप अगर आप अपने प्रोजेक्ट के लिए या अपने फाइनल ईयर थीसिस के लिए आप सोचना चाहते हैं, तो अभी से आपको इतना एक छोटा सा रास्ता आप बंदा बनाए, फिर इस रास्ते को खुद आप मतलब कुशादा करें, वसी करें, लेकिन एक हो कि थोड़ा सा आपको एक डायरेक्शन मिल जाए। बाकी एफर्ट आपने खुद लगानी है, क्योंकि जाहिर बात है कि टाइम हमारे पास इतना है नहीं, चीज़ें बहुत ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा आपको टच दें। और एक आपके पास ये जो टार्च विजन है, ये देखिए, ये pytorch.org, ठीक है, इसके ट्यूटोरियल है डीप लर्निंग विद pytorch 16 मिनट बेल्ट्स। तो इंशाल्लाह इसको भी हम कवर करेंगे, कुछ जो इसमें बेसिक चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे। ये एक्चुअली मैंने करना है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, मतलब कि उनको तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है कि बंदा उनको जल्दी जल्दी इस पे दौड़ाए। आप लोगों को खैर ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, लेकिन कुछ आप क्लास में होगा और कुछ आप अपने बिहाफ पे करें, क्योंकि एमएस और पीजी में जो लोग ज़्यादातर काम जो है खुद करते हैं। बीएस के स्टूडेंट भी जो है माशाल्लाह जो काम करना चाहते हैं वो तो कर रहे हैं, हमारे लैब में है, वो बीएस के स्टूडेंट है, एमएस के स्टूडेंट है, वो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे स्टूडेंट है कि वो PyTorch में और इसमें ऑलरेडी उन्होंने न्यूरल नेटवर्क्स को, इवन ट्रांसफर लर्निंग को, उन्होंने मॉडल्स को उन्होंने ट्रेन भी किया हुआ है, खुद डेवलप भी किए, खुद उन्होंने चेंजेस भी किए, तो लोग काम कर रहे हैं। लेकिन हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत आपको एक टच मिले और आपको पता चले कि यार यहाँ भी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो सिर्फ पढ़ना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, ठीक है। आपको क्लास के बारे में इसमें फंक्शन है, ऑटो ग्रेड है, एनएन फंक्शन, एनएन मॉड्यूल है, और इसका जो न्यूरल नेटवर्क है, इसमें न्यूरल नेटवर्क है, ठीक है। तो और ये ऑटो ग्रेड है, ये चीज़ें इसमें थोड़ा बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता हो। बाकी इसमें इतने मटेरियल और इतना डेटा अवेलेबल है कि बस आप खुद बैठे तो, और ट्यूटोरियल्स भी है, किसी और की ज़रूरत है भी नहीं, ठीक है। ये सोर्स है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। देखिए ये डॉक्स, इनके डॉक्यूमेंट्स, किसी भी अगर टार्च में कोई भी फंक्शन आप देखना चाहते हैं, लेट सपोज टेंसर से रिलेटेड हो या टार्च से रिलेटेड, टार्च डॉट एम अगर एक फंक्शन है मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आ गया। और इसके साथ इनके एग्जांपल, इसका सिंटैक्स भी है कि इनपुट है, मैट्रिक्स 2 है, आउटपुट है, ठीक है, और आपका इसका जो आउटपुट होगा टेंसर होगा, और साथ एक एग्जांपल भी है, ठीक है। तो इसके डॉक्यूमेंटेशंस मौजूद है, लाइब्रेरीज, डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल में किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर कमी है तो वो ये है कि आप लोग इसको पढ़ें बस, बाकी कुछ नहीं। सर बाकी स्लाइड को आप खुद और करके देख लें। देखिए ये इन्होंने क्या हुआ है, देखिए एक एक नोट में इन्होंने क्या हुआ है, तो इसको आप देखिए, इंशाल्लाह कि आपको कोई मसला नहीं होगा। और कुछ इम्प्लीमेंटेशन उनमें, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से उन्होंने कुछ कोडिंग की है, ठीक है सर जी। ये एक आपके पास टेस्ट है, सर इसको कहते हैं न्यूमेरिकल एस्टिमेशन ऑफ ग्रेडियंट। खैर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, इसमें आप टेस्ट करते हैं कि
मैं एम आई गोइंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए आपने ये टेस्ट करना है और इस टेस्ट का तरीका इन्होंने यहाँ पे बताया है कि आपने एप्सिलॉन को कास्ट फंक्शन के साथ ऐड करना है और प्लस करके और फिर 2 एप्सिलॉन को डिवाइड करना है। ठीक है, अगर ये आपके पास इस ग्रेडियंट के बराबर आ रहा है इट मींस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। आपने 2-3 आइटरेशन के लिए करना है, फिर हटाना है। ठीक है, तो ये भी आपके पास एक न्यूमेरिकल एस्टिमेशन ऑफ ग्रेडियंट टेस्ट है, इसको हम ग्रेडियंट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इसको भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत भी नहीं, अभी आप सारी चीजें बेल्ट एंड मौजूद है। जी शाबाश, बताएं। हाँ, कोई क्वेश्चन कर रहा था सर जी। स्टूडेंट चाहते हैं कि अगर सर हो सके सर तो थोड़ा सा SVM पर अगर एक लेक्चर सर आप प्रिपेयर करें सर, सपोर्ट वेक्टर मशीन। देखें, ये SVM में आपको असाइनमेंट में दे देता हूँ, आप समझ जाएंगे। SVM आपके पास एक क्लासिफायर है, ठीक है, इनको आप हैंड क्राफ्टेड फीचर्स दे देते हैं और कर्नल स्पेसिफाई कर देते हैं और वो आपके लिए चीज़ों को क्लासिफाई करता है। ये इसमें बाइनरी क्लासिफायर भी मौजूद है और इसमें आपके पास मल्टी क्लासिफिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, SVM सपोर्ट वेक्टर मशीन जो है एक टाइम में बहुत पॉपुलर हो गया था, लेकिन अब चूंकि डीप लर्निंग और ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा एडवांस फॉर्म में आ गए और मतलब कि मल्टी क्लासिफिकेशन के लिए डीप लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा, जो आप मैं आपको कहूँगा कि एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इन्होंने रिजल्ट दिए और बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया और अब तो कहीं सपोर्ट वेक्टर मशीन का नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको आप खुद कवर करें और मैं चाहता हूं कि मेरे पास अगर जो भी टाइम है वो डीप लर्निंग और पाईटास्क की तरफ हम चले जाए, क्योंकि अब इन चीज़ों का दौर है। सपोर्ट वेक्टर मशीन तो मेरे ख्याल में अब तो एक सबसलीट तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अब आपके पास इतने एडवांस और रिफाइंड अप्रोचेस आ गए कि अब हम सपोर्ट वेक्टर मशीन पे क्या करें। सही है, समझ आई आपको? सर डीप लर्निंग कब स्टार्ट करेंगे यस सर? सर। यस सर। देखिए, डीप लर्निंग कुछ आर्किटेक्चर तो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ना, और ये MS थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट ऑलरेडी आर्किटेक्चर से वाकिफ है, लेकिन हम कुछ टेंसर्स के बारे में और जिस तरह मैंने कहा कि 2 वीक्स में या 2 वीक्स हमारे पास ज़्यादा मतलब मेरे ख्याल में है, ज़्यादा पॉसिबली 2 वीक्स हो जाएंगे, तो उसमें मैं एक टच देता हूँ जिसको हम क्रैश कोर्स कहते हैं ना। डिटेल के साथ नहीं पढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। नेक्स्ट सेमेस्टर में अगर हो गया तो फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल के साथ, लेकिन अभी तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम डिटेल के साथ पढ़ें। लेकिन ये चीज़ें अगर आप न्यूरल नेटवर्क को समझ चुके हैं तो डीप लर्निंग समझना जो है आपके लिए मुश्किल नहीं है। और ये आप अपने अगर आप BS के स्टूडेंट हैं तो आप अपने क्लास फेलो से पूछे, ये मुनसिफ है, सरीर है, और इन स्टूडेंट से पूछ लें। और अगर आप MS के स्टूडेंट हैं तो फिर आप अपने सीनियर से पूछ लें। ठीक है, हमारे लैब में सीनियर स्टूडेंट है, आप उनसे पूछ लें। तो मतलब है कि वो इतना ये चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है, और आप थोड़ा बहुत भी टाइम दे देना तो यू कैन ओवरकम ऑन दीज लिमिटेशंस और द डिफिकल्टी व्हिच यू आर थिंकिंग। ठीक है, बाकी ठीक है सर। बाकी यस जो सर। यस सर। बाकी जो BS का पेपर है, आप लोग जो है यहाँ तक जो है बैक प्रोपिगेशन तक आप सही कवर कर लें। ठीक है, और पेपर हाईली कंसेप्चुअल होगा, जिसने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया हुआ है तो आसानी से इसको कवर करेंगे, और जिन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं किया तो उनके लिए मुश्किल होगी। चलो लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और मैं रिकॉर्डिंग ग्रुप स्टॉप में, आपका जो ये ग्रुप है इसमें अगर मैंने पाईटार्च का क्लास लेना चाहा इसी वीक में तो फिर मैं आपके साथ वो लिंक शेयर करूंगा, पॉसिबली सैटरडे को होगा। ठीक है, तो फिर आप सैटरडे को तकरीबन 12 बजे फिर अपने आप को फिर रेडी करें। सही है, यस सर।
ठीक है ठीक सर, है, रिकॉर्डिंग ठीक है। स्टॉप। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके और एलएमएस में सर वीडियो डाल